सो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योतिर्मय शर्मा है। आज हम यूजीसी नेट पब्लिक एडमिशन में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिशन में अपना सेकंड टॉपिक चालू करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन अगर आप कभी सिलेबस में देखेंगे तो वुड्रो विल्सन ऐसे आपको नाम सीधे सीधे नहीं मिलेगा। बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम और आप पब्लिक एडमिशन पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो इनसे पहले पब्लिक एडमिशन को पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट कंसीडर किया जाता था। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who said that public admission is itself a distinct discipline. It is separated from political science. चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1856 में हुआ था। इनका देहांत 1994 में, 1856 से 1924। आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है। जैसे ये वर्जीनिया यूएस से थे। इनके नेशनलिटी अमेरिकन हुई। ये स्कॉलर थे पब्लिक एडमिशन में, पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट थे, यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के और बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। ये गवर्नर रहे न्यू जर्सी के और बाद में ये 28 प्रेसिडेंट भी रहे। तो जितने भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी यूएस में हुए हैं वो देन इनकी है। तो ये ही वॉज अ बिग नेम। तो हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ही इज कंसिडर्ड फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था कि यही थे जिन्होंने कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट रखो अपने डिसिप्लिन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से। ओके, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी हम बेसिक इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक लैंडमार्क आर्टिकल दिया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। ओके, ये भी पढ़ेंगे हम। तो क्यों फेमस है ये? ही established public administration as a separate discipline, introducing the politics administration dichotomy. What is dichotomy? We will study further. Advocating a scientific and efficient administrative system. ठीक है, इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत फेमस हो रहे थे। इट इज डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। ठीक है, ठीक है। इनके हिसाब से ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान है पर उसको रन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है? ये दिया है वुड्रो विल्सन ने। ये पॉलिटिशियंस लॉ तो बना देते हैं पर उसको एग्जीक्यूट करना वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ओके, इनकी कुछ बुक्स हैं, मैंने बस लिख दी हैं कि बाई चांस आपको थोड़ा बहुत पता हो। इसमें से ये सारे बुक्स नहीं, बट इसको आपको जो याद रखना है वो यही है। कांग्रेचुलर गवर्नमेंट 1885, हिज मोस्ट फेमस बुक बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, क्रिटिसाइज अमेरिकन कांग्रेस फॉर इनएफिशिएंसी। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इनएफिशिएंसी पे बात करती थी। आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। इफेक्टिवनेस होता है कि आपका आपका गोल क्लियर हो, आपने वो गोल अचीव कर लिया हो। ठीक है, आपको कोई टास्क है और आपने अचीव कर लिया है। एफिशिएंसी है कि वो टास्क एक निर्धारित टाइम में अचीव हो। मैंने आपसे कोई काम कहा, आपने आपने कहा कर देंगे और आपने 1 महीने के अंदर कर दिया। जबकि मैटर ये करता था कि वो काम 3 दिन का था, 3 दिन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंसी हमारे देश में भी है। उसके बाद ये आता है इनका द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये आर्टिकल है जो 1887 में पब्लिश हुआ था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। आपको ये आर्टिकल का नाम पता होना चाहिए, किसने आर्टिकल लिखा है, वुड्रो विल्सन ने लिखा है, ये पता होना चाहिए। पब्लिश हुआ था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, ये पता होना चाहिए। एंड ही इज कंसीडर्ड द इट इज कंसीडर्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही दो आपको याद करने हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं हम कि उस समय का दौर क्या था। तो लेट 19th सेंचुरी की बात है। यूएस में बहुत करप्शन था, पीक पे था, इनएफिशिएंसी थी और एक स्पॉइल सिस्टम था जिसको हम पेट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या होता है स्पॉइल सिस्टम? चलिए पढ़ते हैं इसको। द स्पॉइल सिस्टम रेफर्स टू द प्रैक्टिस वेयर बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन gives government jobs and public offices to its supporters, friends, political loyalists, rather than hiring based on merit or qualifications। मतलब यहाँ पे क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती वो गवर्नमेंट जॉब देती है अपने बंदों को। अब आपको सुन के बड़ा और लग रहा होगा
कि हमारे देश में तो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेड ए, बी, सी, डी, बट वहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती थी, बी इट रिपब्लिकन, बी इट डेमोक्रेटिक, वो अपने लोगों को ही, जो उनके लॉयलिस्ट होते थे, उनको ही पोस्ट दिया कर देती, चाहे वो क्लरिकल जॉब हो, चाहे बाकी के जॉब्स हो। तो इससे क्या हो गया था? इससे बड़ा था करप्शन। और ये इतना दुर्बल था कि इस करप्शन के चलते अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था कि असैसिनेशन हुई थी उस समय की यूएस प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड की। और एंड दैट लीड्स टू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। तो स्पॉइल सिस्टम आपसे कहा जाए तो क्या सिस्टम था कि जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्शन जीतने के बाद अपने बंदों को, अपने लॉयलिस्ट को गवर्नमेंट ऑफिस देती थी, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए देती थी। तो वो सीधा सीधा क्या था, करप्शन था कि मैं आपको पहले ही पैसे दे रहा हूँ इलेक्शन जीतने के लिए, और जब आप इलेक्शन जीत जाओ तब आप मुझे बेवकूफ़ बना देना। ठीक है, आप इस बात को समझिए। उस टाइम पे इंटरनेशनल बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो उस वक्त जरूरत थी कुछ प्रोफेशनल, रूल ओरिएंटेड एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये चीजें थी कहाँ पे? यूरोपियन स्कॉलर्स स्पेशली इन जर्मनी, दे वर डिस्कसिंग साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले जो है, एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड नॉट स्टडीड सेपरेटली। अब विल्सन क्या देखता है? विल्सन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जर्मनी था वो मोनार्की था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था। So Wilson was highly influenced by German administrative thought, studied the works of Lawrence von Steele, who believed administration is separate from politics, and he was also inspired from British parliamentary system, especially reforms to curb corruption. So his arguments were modern governments are too large and complex to be managed without a dedicated science. So he wa- he was in interest of कि साइंस होनी चाहिए। आज के लिए गवर्नमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है कि सिर्फ गवर्नमेंट उसको होल्ड नहीं कर सकती, और बहुत लार्ज और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो देयर इज अ नीड फॉर ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स रादर देन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। जैसे हमारे यहाँ भी हम कह रहे हैं ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स आप लो, आप ब्यूरोक्रेट्स लो, जो इतने सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स और इन्वायरमेंट साइंस पढ़ के आते हैं। क्यों पॉलिटिशियंस ही उसको रन नहीं करते ब्यूरोक्रेसी को? ठीक है, तो यही सबसे पहले थे वो विल्सन, जिन्होंने कहा था कि हमें ट्रेन्ड एक्सपर्ट की जरूरत है, ना कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज की, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो इन्होंने कहा था कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, effective policy implementation, maintaining public order. Public administration is the most practical side of government, hence must be studied separately. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायग्राम। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है, इनका काम है लॉ मेकिंग का। ठीक है, हम चुनते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, लॉ मेकर चुनते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उस लॉ को या पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है। उससे पहले ये कंसीडर किया जाता है कि गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है, लॉज में दिक्कत है, जबकि ऐसी दिक्कत नहीं थी, लॉज अच्छे बन भी रहे हैं तो वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। क्यों? नियत होने के बावजूद भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता था कोई भी पॉलिसी, क्योंकि ट्रेंड एक्सपर्ट्स नहीं थे। हमने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस कंसीडर नहीं किया। तो इन्होंने यही कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी मेकिंग है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा। ये दोनों सेपरेटेड होने चाहिए टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म, एनहांस एफिशिएंसी एंड न्यूट्रलिटी। ये पॉलिटिक्स और एडमिशन को आप दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट करो। दे शुड बी अ सेपरेशन।
ठीक है। तो ये जो थे कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस ये डिफरेंट है इससे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। आपने मेरा अगर पहला लेक्चर लिया होगा तो आपको पता लगेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम ये थोड़ा थोड़ा लॉ से भी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से भी मिलेगा, मैनेजमेंट से भी मिलेगा, सोशलॉजी से मिलेगा, इकोनॉमिक्स से मिलेगा। बट ये एक डिफरेंट साइंस है, हमें इसको साइंस की तरह कंसीडर करना चाहिए। हमें इस पे अंतर लेके आओ, सेपरेशन लेके आओ। पॉलिसी मेकिंग अलग काम है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अलग काम है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी 2014 से पहले पढ़ोगे तो एक स्टेटमेंट बहुत निकलता था, पॉलिसी पैरालिसिस का, कि हम ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रही है, बट वो इम्प्लीमेंट सही से क्यों नहीं हो रही, वो फेल क्यों हो जाती है। जो भी पॉलिसीज लेके आए फेल, जो भी पॉलिसी लेके आए फेल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेंड एक्सपर्ट नहीं थे। और यही चीज वुडरो विल्सन ने कहा था, टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड टू इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म एंड एनहांस एफिशिएंसी एंड न्यूट्रलिटी, यू शुड मेक अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप, एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द प्रॉपर प्रॉपर स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा है, पॉलिटिशियन डिसाइड व्हाट टू डू, द पॉलिटिशियन डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड हाउ टू डू इट। ये एक स्टेटमेंट में ही पूरा सारांश है वुडरो विल्सन का। चलिए, इसी चीज को आगे उसने एक्सप्लेन किया कि देयर शुड बी नीड फॉर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहले तो इन्होंने कहा था कि हमें अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी एज साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक साइंस ही है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। उसको हमने, पॉलिटिक्स को हमने साइंस की तरह कंसीडर किया था, प्लेटो ने, एरिस्टोटल, कौटिल्य, हम जब पढ़ते हैं उसको एज अ साइंस। ओके, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स निकालने पड़ेंगे, हमें इसके सिस्टमेटिक मेथड ढूंढने पड़ेंगे, हमें कंपेरेटिव स्टडीज करनी पड़ेगी कि जापान में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। हमें सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगी। और यही चीज़ आगे बेसिस बना क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट का, जो कि लेटर पोस्ट कॉर्प। पोस्ट को हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में, बट हम इसको पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, हम फ्रेडरिक टेलर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुली उर्विक, जिन्होंने पोस्ट कॉर्प किया था। ठीक है, अब आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं कि वुडरो विल्सन ने क्या क्या इन्फ्लुएंस दिया है, क्या कहाँ का इन्फ्लुएंशियल थे वो, कौन कौन से कंसेप्ट दिए उन्होंने। तो इन्होंने दिया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, studying admission in other countries will help the USA reform. This was the seed idea for modern comparative public administration. तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप जर्मनी से सीखो कि साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है। और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कैसे कर्व कर रहा है करप्शन को। तो ये क्या है, कंपैरिजन ही तो है। आज हम कंपैरिजन करते हैं तब तो हम लेके आते हैं कि कौन सी पॉलिसीज कहाँ कौन से देश में अच्छी है। आज जीएसटी आया था तो मोर देन 100 कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका था। ठीक है, हम आजकल कुछ बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जापान में सक्सेसफुल है। तो वो भी तो कंपैरिजन है ना, कि वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया जो कि बहुत ही स्पीडी है और एफिशिएंट है। तो कंपैरिजन करनी है। और ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है, टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी। तो उन्होंने जो थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 3 E's दिए थे, दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट गोल, कि आपका गोल आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एफिशिएंसी की कितने टाइम में अपना गोल अचीव कर पा रहे हो। एंड यू नो व्हाट इकोनॉमी इज, कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज इकोनॉमी। ठीक है, हम जब गवर्नमेंट चुनते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बनाओ, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको सही तरह से यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने स्पीड की भी बात की थी, अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, क्लियर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात की थी, ही कंसीडर एडमिशन एज अ मशीन दैट मस्ट फंक्शन स्मूथली एंड विदाउट पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन, विदाउट देयर इंटरफेरेंस।
ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस इतना होता था कि इतना करप्शन होता था, इसलिए उनको जरूरत अलग करने की जरूरत पड़ी। अब आप आज इंडिया और यूएस को कंपेयर करोगे तो इंडिया यूएस में एग्जीक्यूटिव्स है, पॉलिटिशियंस है, या फिर उसका आप लॉ मेकर्स कह लीजिए, और जुडिशरी, ये सब सेपरेटेड है। इंडिया में जुडिशरी सेपरेटेड है, बट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? पॉलिटिशियंस या लॉ मेकर्स के। क्योंकि लॉ मेकर्स भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ जो लॉ मेकर है, जब वो पार्लियामेंट में लॉ बना रहा है तब वो लॉ मेकर है, पर जब वो मिनिस्टर है तब वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ओके, तो वो एग्जीक्यूटिव भी है। तो अगला इनकी थ्योरी चलते हैं वुडरो विल्सन की, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इवन दाउ ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ही मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिमेन अकाउंटेबल टू इलेक्टेड लीडर। उनको ये डर था, उन पे क्रिटिसिज्म उठा कि आप जर्मनी से लेके आना चाहते हो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता है, बट वहाँ पे तो मोनार्की है। तो इन्होंने कहा कि हमें वहाँ से बस साइंस सीखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन कैसे किया जाता है, कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं, कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट है, कौन कौन से प्रिंसिपल इस पे वो रन कर रहे हैं। बट मैं हमारे देश में डेमोक्रेसी लाने की बात नहीं कर रहा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट आया था कि हमें 72 आवर्स काम करना चाहिए चाइना की तरह। चाइना में 996 पॉलिसी है, और चाइना में 996 पॉलिसी क्या होती है? मॉर्निंग 9 AM टू 9 PM, 6 डेज अ वीक। तो ये 72 आवर्स ही होंगे ये। पर क्या नारायण नारायण मूर्ति ने ये कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हटा दो। उन्होंने कहा यही सिस्टम रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, पर हमें उनकी बेस्ट जो पॉलिसीज हैं और टूल्स और टेक्निक्स हैं कि वो अपने एडमिशन को ऐसा साइंस मान के कैसे रन कर रहे हैं, हमें वो लेके आना है। तो ये जानते थे कि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं ले हम ऐसे करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और इन्होंने फोकस अपना रखा कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिमेन अकाउंटेबल टू इलेक्टेड लीडर। और हम भी आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मैटर करता है कि आज देश में कुछ भी हो जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। पिछले साल मुझे याद है रहा है, इसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो। अभी तक कोई फैसला नहीं आया। कोई एमसीडी भी कह रहा है, कोई दिल्ली गवर्नमेंट पे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे। चलिए आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट बी अथॉरिटेरियन। एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट सर्व सिटीजंस एफिशिएंटली एंड एथिकली। तो उन्होंने हमेशा पब्लिक ओपिनियन की बात की है। अब इनकी अगली थ्योरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस लाइक एक्टिविटी। दैट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट फॉलो मेथड सिमिलर टू दोज यूज्ड इन बिजनेस। इनका ये कहना था कि आप बिजनेस को देखो, वो कितना एफिशिएंटली रन करते हैं, कितना स्मूथली रन करते हैं। हमें मैनेजर्स होते हैं, और हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रन नहीं कर पाते। अपनी यूएस की बात करते हो समय भी कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो हमें बिजनेस लाइक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे जिन्होंने कहा था सबसे पहले कि हमें स्पेशलाइजेशन लेके आए, एक हायरार्की लेके आए, डिवीजन ऑफ वर्क को। नहीं तो उससे पहले किसी को भी कोई काम दे दिया जाता, हर व्यक्ति हर काम कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क को, फाइनेंस अलग संभाले, एचआर अलग संभाले। हालांकि इन्होंने ये फाइनेंस एचआर नहीं बोला, पर उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क के लिए कहा था। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है, जो कि आज भी आपको कहीं ना कहीं इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलता, नहीं दिखता देखने को। तो ये जो है बाद में रूट बने साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो हम बाद में पढ़ेंगे पर्टिकुलर आने वाली क्लासेस में। गोली कुरवी, इन्होंने रूल ऑफ लॉ की भी बात की, यूनिफॉर्मिटी की। एडमिशन मस्ट फॉलो क्लियर कंसिस्टेंट रूल बेस्ड प्रोसीजर्स, इक्वलिटी एंड फेयरनेस डिपेंड ऑन इम्पार्शियल रूल्स। फिर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की थी वो की थी ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जैसे हमारे देश में भी आप देखोगे मेरिट बेसिस पे सिविल सर्विस होती है। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, या फिर स्टेट में आपके बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स होते हैं। यूपीएससी से आप लबासना जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं आप 2 साल की। क्यों ज़रूरी है ये? ताकि आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो, आप थोड़े प्रोफेशनल बन सको, एक्सपर्ट बन सको अपनी फील्ड। आपको पता हो कि पॉलिसीज कैसे बनानी है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इन्होंने ही कहा था सबसे पहले कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप स्पॉइल सिस्टम हटाइए और मेरिट बेस्ड सिविल सर्वेंट्स लेके आइए जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, एकेडमिक कोर्सेज हो एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, और इसी ने मॉडर्न सिविल सर्विस सिस्टम को रूप दिया पूरी दुनिया भर। ठीक है, इनके क्रिटिसिज्म बहुत हुए वुडरो विल्सन के।
जैसे डॉयट वेल्डो थे, एप्पल बाय साइमन और भी थे, स्टिलमैन थे। स्टिलमैन ने कहा कि जो वुडरो विल्सन है, विल्सन वैक्सीलेटेड बिटवीन सेपरेबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। वैक्सीलेटेड, इनका ये कहना था कि आपने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन तो इनहेरेंटली पॉलिटिकल है। वही पॉलिसीज बनाती हैं, वही रिसोर्स एलोकेट करती हैं, तो वो बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कर ही नहीं सकती। उनकी भी तो फायदे हैं, उनकी भी तो फायदे और खुद के नुकसान है, उनको भी सही गलत की परख है। अब कैसे कह सकते हो कि वो अलग है? बिल्कुल। इन्होंने यही कहा, जो इनके क्रिटिक्स थे, कि ये कैन नॉट बी फुली सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आपने ओवर एम्फेसाइज कर दिया एफिशिएंसी को। अरे भैया, एफिशिएंसी को आपने ओवर एम्फेसाइज कर दिया, पर व्हाट अबाउट जस्टिस, व्हाट अबाउट इक्वालिटी? इनकी कौन बात करेगा? गवर्नमेंट का जो मोटो होता है वो ये होता है कि समाज में राइट्स हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। आपने ह्यूमन बिहेवियर इग्नोर कर दिया, मोटिवेशन काम करने के लिए, ये इग्नोर कर दिया आपने। टू मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये भूल गए कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये प्रॉफिट पे काम करता है। क्या गवर्नमेंट प्रॉफिट पे काम करती है? नहीं। गवर्नमेंट सर्विस ओरिएंटेड है। तो गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी पे बात करेगी, प्रॉफिट पे नहीं। और एक बहुत ही ओवर सिंप्लिफिस्टिक व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी का दे दिया था इन्होंने, जिसको क्रिटिसाइज किया गया था डॉयट वेल्डोनेस, एप्पल बाय साइमन, ठीक है, फ्रैंक मरीनी। इन्होंने कहा था कि जो डायकोटॉमी है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। निकोलस हेनरी थे, उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी है, एक बहुत ही नेव कंसेप्ट है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। विल्सन्स रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा यूजुअली सीधा सीधा, बट मैंने डाल दिया कि आप इस टॉपिक को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। कि वुल्डो विल्सन ने जो जो थ्योरीज दी, अपने जो कंसेप्ट दिए उन्होंने, वो कहाँ का अप्लाई होते हैं? वो अप्लाई होते हैं आपके यहाँ पे। कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, वो इनकी दिन थी विल्सन। हम जो आईएएस अफसर चुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटीग्रिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस को कर्व करने की बात करते हैं। बहुत बार अपोजिशन आरोप लगाती है ना कि इंटरफेयर कर रहे हैं ये, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ईसी में इंटरफेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट, ईडी में इंटरफेयर कर रहे हैं वगैरह। तो उसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कब करने के लिए विल्सन ने कहा था उस समय पे। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग की बात की गई है। ठीक है। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस मोडिशन, जो आजकल हम पढ़ते हैं, आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में ई गवर्नेंस आ रहा है, डीबीटी आ रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस गवर्नेंस आ रहा है। ये विल्सन ने ही एम्फेसाइज किया था एफिशिएंसी पे, कि इससे हम करप्शन को कंट्रोल कर पाएंगे और एफिशिएंट हो पाएंगे। ठीक है। डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इन दोनों चीजों को करता है। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडीज से आपके ग्लोबल बेंचमार्क्स बनते हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस क्लाइमेट। ठीक है। इंडिया के जो रेजोल्यूशन होते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि पूरी दुनिया क्या कर रही है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा यूएस यूके कौन सी बेस्ट पॉलिसीज लेके आ रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, इन्वायरमेंटल में, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो कंपैरेटिव स्टडी की बात की कि हमें उनसे सीखना है। हमें दूसरे देश क्या काम कर रहे हैं उनकी हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव स्टडी करनी है, और फॉरेन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना है। पर अपने देश की डेमोक्रेसी को बेस्ट रखना है, अपने देश की डेमोक्रेसी को हटाना नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक ओपिनियन के अंडर ही काम करना है। पॉलिसी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर रोल क्लैरिटी बिटवीन पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम सारे पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पूरा जो चैनल है वो इसीलिए है, कैसे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इस पे हम देखते हैं कि एमसीक्यू जो है, आप चाहें तो अभी वीडियो पॉज करके वापस रिवाइज कर सकते हैं। एमसीक्यूज करेंगे, मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके कुछ एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, ताकि आप समझ सकें उन चीज़ों को। ठीक है। तो स्पॉइल सिस्टम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमली रेफर्स टू, ये आपके पास चार ऑप्शन है: रोटेशन ऑफ जॉब्स टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस,
अपॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लॉयल्टी, यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लॉयल्टी। आप अगर वापस जाएंगे और देखेंगे कि स्पॉइल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, तो वो यही है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट कर रहे हो कि आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टी किससे है। ठीक है, आज भी हम अपने देश में भी देखते हैं बहुत बार पीएसयूज डायरेक्टर्स को बनाया जाता है जो कि पॉलिटिकल लॉयल्टी रखते हैं। ठीक है? पर वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट कर दिया जाता था पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉइल सिस्टम? नेपोटिज्म, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ ऑफिशियल्स, टेन्योर बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट। पॉज कर लीजिए। इसका आंसर है टेन्योर बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट। ठीक है, क्योंकि स्पॉइल सिस्टम मेरिट की बात नहीं करता है। इसमें स्पॉइल सिस्टम बात करता है आपकी पैट्रोनेज की, आपकी पॉलिटिकल रॉयल्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सक्सेशन ऑफ विच यूएस प्रेसिडेंट played a significant role in civil service reforms aimed at reducing the spoil system? इसका आंसर अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। आपका बी आंसर है जेम्स ए गारफील्ड। वुडरो विल्सन्स आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन was published in which year? 85, 87, 90, 93। ये भी आप अपने नोट्स में रिवाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है 1887। द सेंट्रल आइडिया ऑफ विल्सन्स पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी इज। तो इसमें पूछना है सवाल में कि जो आइडिया, सेंट्रल आइडिया विल्सन के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी क्या था? कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाए, पॉलिटिक्स उसको एग्जीक्यूट करें? नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंप्लीटली मर्ज। अरे भैया नहीं, ये कह रहा था सेपरेटेड होना चाहिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज पॉलिटिकल, एग्जीक्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल सही, इसका आंसर थर्ड है। फोर्थ भी एक ऑप्शन, पॉलिटिशियन शुड कंट्रोल एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। नो, पॉलिटिशियंस का जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पे, उसी की वजह से तो करप्शन था, स्पॉइल सिस्टम था, उसी की वजह से तो इनएफिशिएंसी थी। ठीक है, तो जो द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय वुडरो विल्सन, बताइए भैया। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नहीं, ये तो हर्बर्ट साइमन का था। पॉलिटिक्स प्लेटो वगैरह का था। आपका आंसर क्या है? यही है कॉग्निशन गवर्नमेंट, अपने नोट्स में देख सकते हैं। मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके नोट्स में हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। बहुत ही यूजीसी नेट का बहुत ही इजी पेपर आता है और आप उसे देख सकते हैं। विल्सन वर्क इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जाम। क्या इसकी वजह से इसको डिसिप्लिन कंसिडर किया गया था? नहीं। डेवलप द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसने डेवलप नहीं किए थे। इनिशिएटेड बिहेवियरल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर्बर्ट साहब ने की थी। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सेकंड। ही प्रपोज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट एंड साइंटिफिक फील्ड। इसलिए वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ही वाज द फर्स्ट who proposed admission should be separate from political science and other disciplines, and he should be treated as a scientific field। तो एक बार हम क्विक समरी ले लेते हैं। So why is Woodrow Wilson important in public admission? So he was the founding figure, founding father. Okay, he separated public admission from political science, politics, administration, economy, clear separation of policy and execution। देखिए बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये वुडरो विल्सन कहता रहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम है पॉलिसीज बनाना, लॉ मेक करना, और उसको एग्जीक्यूट, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है एडमिनिस्ट्रेटर्स का। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एफिशिएंट होने चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए। उनकी सिलेक्शन बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी बेस्ड होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि पब्लिक शुड बी एज अ डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन की बात करें तो हम एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिकली पॉलिटिकल साइंस और उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग तो किया, और उसे सब्जेक्ट बनाओ, उसकी थ्योरीज डेवलप करो, उसके उसके लिए टूल्स और टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स डेवलप करो।
उसको पढ़ाओ यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, साइंटिफिक एडमिशन की बात की नीड फॉर एफिशिएंसी, ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिशन की बात की, स्टडी अदर कंट्रीज टू इम्प्रूव योर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्यों हम कहते हैं कि हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं चाइना, क्योंकि हम चाइना को पढ़ते हैं कि वो देश कितना आगे निकल चुका है, यूएस कितना आगे क्यों है, वो जो पॉलिसी अपना रहे हैं, क्या वो हम अपने देश में भी डेमोक्रेसी के अंदर अपना सकते हैं? अगर यूएई है, यूएई में डेमोक्रेसी नहीं है, पर यूएई ही लोग जाते हैं, क्या सेफ्टी है और वहाँ पे कितनी अच्छी पॉलिसीज है, क्या वो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में अपना सकते हैं? तो उसकी स्टडी होनी चाहिए, किस तरीके से उसको इस देश में लागू किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस लाइक एक्टिविटी, इन रूल्स और स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी, इन्होंने कहा था। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज, थ्री ईज मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, एंड कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिशन थ्रू पब्लिक ओपिनियन। इसका सीधा सीधा मतलब है डेमोक्रेसी में ही सारे काम करने हैं। ब्यूरोक्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो दे सकते हैं। आप मेरा कोर्स लेना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।